माइक बंद कर लो जिसका चालू है। देखो पहली न्यूज है आसाम से राइनोसोरस को लेकर। राइनोसोरस को मारा जा रहा है। ठीक है, तो कितने राइनोसोरस को मारा गया, कहाँ मारा गया, ये हमारे किसी का माइक ऑन है भाई, बंद कर ले। हमें ये ध्यान नहीं रखना कि राइनोसोरस कहाँ मारा गया, हमें ध्यान रखना है राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं और इसको लेकर हमारे पास क्या योजना है, और राइनोसोरस कितने प्रकार के होते हैं, और राइनोसोरस के का स्टेटस क्या है। ये हट कहां से गया है। ठीक है, तो पहली चीज, मेरे पास जो राइनोसोरस मिलता है इसे कहते हैं एक सींग का गेंडा। वन हॉर्न राइनोसोरस मेरे देश में मिलता है। मेरे देश में कौन सा गेंडा मिलता है, एक सींग वाला गेंडा मिलता है। तो क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सींग वाले गेंडे हैं क्या, नहीं, दुनिया में गेंडों की तीन प्रजाति है। इनका नाम आपको याद रखना है। एक है, एक तो आपका ही है एक सींग वाला गेंडा, दूसरा है जावन गेंडा। जावन एक द्वीप है इंडोनेशिया में, जावा द्वीप। और एक है सुमात्रन गेंडा, ये सुमात्रा भी द्वीप है एक इंडोनेशिया में। तो तीन प्रकार के गेंडे मिलते हैं दुनिया में। एक तो आपका है ग्रेटर हॉर्न यानी एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसोरस जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। एक है सुमात्रा राइनो और एक है जावन राइनो। ठीक है, तो हमारे पास, इसको कैसे खत्म करें, ये कैसे हटेगा, फुल स्क्रीन कर रहे हैं तो फिर ये ठीक है। तो तीन तरह के राइनोस की कैटेगरी है मेरे पास। एक है आपका जावन राइनो, एक है सुमात्रन राइनो, एक मेरे देश वाला राइनो। मेरे देश का जो राइनो है एक सींग वाला गेंडा, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, हमने उसको बचा रखा है, लगभग 3000 संख्या है। तो हमारे देश का जो एक सींग वाला गेंडा है उसकी कैटेगरी क्या है, वल्नरेबल, यानी ये, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसका देखना हिंदी में भाई क्या होता है वल्नरेबल का, है ना, हिंदी वाले में देख लेना। मतलब वल्नरेबल वो कैटेगरी होती है जिसका मतलब ये संकट में तो है लेकिन इसका एक नहीं एक अच्छा शब्द है हिंदी का, ऐसा कोई कोई शब्द नहीं है। तो हमारे देश के जो राइनोज हैं वो 3000 की संख्या में है और हम इनको बचा रहे हैं 2005 से। तो हमारे देश का जो राइनो है एक सींग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनो, आयुसेन की कैटेगरी में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। बाकी सुमात्रन और जावान जो है, जो सुमात्रा और जावा की, उनकी संख्या बहुत कम हो गई, इसलिए उनकी कैटेगरी क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये चीज बस आप ध्यान रखना इसमें। यहां तक की बात क्लियर, तो रिप्लाई कर दो। यस सर। चपेट उपेट नहीं आता चंचल, ये आप लोग हिंदी इसका वर्जन पढ़ लिया करो। अति संवेदनशील आ रहा है। हाँ, अति संवेदनशील है ना। तो हमारे आपको ये जानना है, राइनो जो है तीन है, एक जावन एक सुमात्रन, ये दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं, वहां मिलते हैं। और एक मेरे यहाँ मिलता है एक सिंग वाला। एक समय दो सिंग वाले गेंडे भी थे लेकिन वो खत्म हो गए। अभी एक सिंग वाला गेंडा जो मेरे यहाँ है उसकी संख्या हमने इतनी बचाई है कि उनकी कैटेगरी वल्नरेबल है, बाकी दोनों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मतलब दुनिया से खत्म होगा तो पहले कौन खत्म होंगे, जावन और सुमात्रन, क्योंकि इनकी संख्या कम है, हमने फिर भी बचा के रखा हुआ है। अब जब हमने इतने सारे गेंडे बचा के रखे हैं तो भाई ये है कहाँ पे, किस राज्य में हमें गेंडे देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, आसाम। आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे फेमस है एक सिंग वाले गेंडों के लिए। उसके बाद कोबीतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आसाम की है, औरांग, मानस, ये सब आसाम के हैं। तो ये सारे जो हैं, ये जिनका नाम जब भी आए तो आपको एक सिंग का गेंडा याद होना चाहिए कि यहाँ पे एक सिंग का गेंडा हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा यूपी वाला जो है वो किसके साथ अपनी बॉर्डर लगाता है, नेपाल के साथ। ठीक है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व में भी आपको एक सिंग वाला गेंडा मिलेगा। वेस्ट बंगाल का जल्दापारा जो है, यहाँ भी आपको एक सिंग वाला गेंडा मिलेगा। ये वेस्ट बंगाल का जल्दापारा कौन सा, जो सिक्किम के पास है, ठीक है, यानी भूटान के पास ये कह सकते हो। अभी हम देखेंगे इसमें देशों का नाम होगा। अभी एक सिंह का गेंडा आपको देखना है तो आपको इंडिया में जाना पड़ेगा, नेपाल जाना पड़ेगा, भूटान जाना पड़ेगा, आपको तिब्बत वाले कुछ हिस्से में जाना पड़ेगा, म्यांमार जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिंह का गेंडा आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो गेंडे होते हैं ये किसी एक देश में बंद के नहीं रहते हैं,
हमारे देश से भी गैंडा टहल नेपाल चला जाता है, नेपाल से टहल के आ जाता है। तो इनको हम राइनोस कंट्रीज बोलते हैं कि भैया घूमने फिरने दो, कोई मनाही नहीं है, कोई वीजा पासपोर्ट मत मांगना। इसी वजह से एक सिंग वाला गैंडा हम बचा पाए हैं। और इसके लिए 2019 में एक बैठक भी हुई थी, जिसको दिल्ली में बैठक हुई थी 2019 में, जिसमें राइनो डिक्लेरेशन निकल के आया था, यानी राइनो को लेकर घोषणा पत्र। और उस घोषणा पत्र में यही बातें थी कि साहब आपके देश से कोई राइनो चल के मेरे देश आए तो आने देना, ठीक है, क्योंकि हम इनको बचाना है। यहां तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई करो। यस सर। और हमारे देश में एक वन्य जीव संरक्षण एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मेरे देश में एक एक्ट है बाकायदा, उसका नाम है बात मत करो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें भी हमने कई सारी अनुसूचियां बनाई हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा खतरे वाले जानवर हैं, जिन पे ज्यादा सुरक्षा हमें देनी है, ज्यादा सिक्योरिटी प्रदान करनी है, उनको हमेशा हम रखते हैं अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में। टाइगर आपको अनुसूची 1 में मिलेगा, लॉयन आपको अनुसूची 1 में मिलेगा, ठीक है, गिद्ध आपको अनुसूची 1 में मिलेगा, राइनो आपको अनुसूची 1 में मिलेगा। तो मेरे पास भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जिसके तहत कई अनुसूचियां हैं, टोटल 6 अनुसूची हैं। उसमें से जो सबसे मेन अनुसूची है वो शेड्यूल 1, यानी शेड्यूल 1 में कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षी, इसका मतलब उसकी संख्या कम है और उसको देखभाल की जरूरत है, संकटग्रस्त कह सकते हैं। तो हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में आया था, ठीक है। ये सारी बात मैंने बता दी आपको। 2020 में हमने एक विजन लॉन्च किया, वैसे विजन तो 2005 का है। रुक जाओ, इसको मैं छोटा करूं पहले। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है कि ब्लैंक दिख रहा है? ब्लैंक ब्लैंक है। चलो अब सही हो जाएगा, ठीक है। अरे बोल रहा हूँ सही हो जाएगा, हो ही नहीं। चलिए, तो हमने एक राइनो मिशन चलाया है, वो 2005 से चल रहा है, वो 2005 से चल रहा है राइनो मिशन। 2020 में हमने फिर से उस मिशन को रिवाइज किया था, लेकिन 2020 में रिवाइज तो कर लिया, लेकिन कोविड आ गया, कुछ हो नहीं पाया। अभी ये न्यूज क्यों आई? 22 राइनो मरे पाए गए, उनको मारा गया। राइनो पहले तो भारी बहुत होता है, उसकी चमड़ी बहुत महंगी बिकती है, फिर उसका जो मांस है वो बहुत अच्छा बिकता है। दूसरा, इसके आसपास के जो हमारे देश हैं, जैसे चाइना है, म्यांमार है, वहां पे शक्तिवर्धक दवाएं बहुत सारी बनती हैं उनके कल्चर में, और वो ये मानते हैं कि भाई शेर का दांत, राइनो का मांस, इसका तेल, उसका तेल से बन जाएगा कुछ। इस चक्कर में इनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा है, भारी बहुत होता है, 1000 किलो का हो जाता है ये, तो बिकता अच्छा है, तो भाई मार के ले जाए, घर चलेगा सबका, इसलिए इसको मारा जाता है और हम इसको बचा रहे हैं। तो 2005 में हमने राइनो मिशन लाया था, जिसको रिवाइव किया 2020 में, लेकिन 2020 में कुछ कर नहीं पाए खास, क्योंकि कोविड आ गया। लेकिन राइनो हमारा शेड्यूल 1 में डला हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। राइनो, जो हमारा राइनो है, एक सिंग वाला गेंडा, उसकी कैटेगरी IUCN की क्या है? वल्नरेबल है। दुनिया में 3 तरह के राइनो है, जो सुमात्रा और जावा है, वो कहाँ पे है? वो इंडोनेशिया में है, और उनकी संख्या बहुत ही कम है। आज एडोब मस्ती कर रहा है, खोल ही नहीं रहा है ये। मेरी PDF बंद हो गई, फिर से ओपन कर रहा हूँ, 10-20 सेकंड लगेगा इसमें। अगर समय हो तो डिब्रू साइखोवा कहाँ है, मानस कहाँ है, नामेरी कहाँ है, राजीव गांधी कहाँ है, काजीरंगा कहाँ है, एक बार मैप में देख लेना। तो कम से कम 7 बहनों के कौन कौन से नेशनल पार्क है, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये आसाम का क्या है? नेशनल, आसाम का राजकीय पशु भी है। अगली न्यूज में चलते हैं। अगली न्यूज बोल रही है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है
उनको चालू करना जरूरी है, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उनको चालू करना जरूरी है। तो कोर्ट तो सुना था, कोर्ट कचहरी, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है? क्या जल्दी जल्दी काम करती है? हाँ, ये फास्ट काम करती है, फैसले जल्दी देती है। तो ये फैसले जल्दी देती है, ऐसा क्यों करती है ये? क्या इसको पहले से बोला जाता है कोर्ट लगाने से पहले कि साहब आपको फैसले जल्दी देना है? हाँ, जो हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनको बोला जाता है कि साहब आपको इसीलिए बनाया जा रहा है, वकील को बोला जाता है, जज को बोला जाता है, आपको इसीलिए बैठाया जा रहा है कि पेंडिंग बहुत सारे केस हो गए हैं, फटाफट इनका निपटारा करो। तो क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होती है, क्या वो परमानेंट कोर्ट होती है जिस तरह आपकी जिला कोर्ट, हाई कोर्ट होती? नहीं, परमानेंट नहीं होती। समय समय पे इनको लगाते हैं, समय समय पे इनको बंद कर देते हैं, लेकिन इनके जो फैसले हैं वो परमानेंट होते हैं। अगर इन्होंने कोई फैसला दिया है तो मान्य होगा। अभी क्या हो रहा है, बच्चों से जुड़े हुए जो अपराध है जिसके लिए कानून है उसका नाम है पॉक्सो कानून। पॉक्सो, अब बच्चों के खिलाफ केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, उसके लिए कानून आया, इसका नाम है पॉक्सो। फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इसके केस बहुत सारे बढ़ते हैं। कहने को हमने बहुत कठिन कानून बना दिए हैं, हमने बच्चों के साथ बलात्कार करने की सजा, हमने सजाए मौत तक दे दी, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। जब केसेस बढ़ रहे हैं तो भैया पेंडेंसी बढ़ गई कोर्ट में, और कोर्ट अपना नॉर्मल काम करे, किसका काम करे? लेकिन किसी बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बेटा तुम्हें 5 साल बाद फैसला मिलेगा, उसको शारीरिक हानि है, उसको मानसिक हानि है, तो सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ फटाफट, और इनके जो स्पेशल केस है, जो बच्चों वाले केस है, पॉक्सो वाले केस है, इनको फटाफट रफा दफा करो, इन पे जल्दी डिसीजन दो। हम बच्चों जो देश के भविष्य हैं उनको कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया में नहीं भेज सकते। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉक्सो कोर्ट बनाओ। तो भाई पॉक्सो कोर्ट बनाओ तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से क्या होगा भाई? राज्य सरकार के पास पैसा तो होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि आपके पास, जैसे मान लो मैं शिवराज सरकार हूं, आप मुझसे कह रहे हो कि साहब आपके एमपी में 50 नए कोर्ट बना दो, तो कोर्ट बनाने में पैसा लगेगा, रुपया कहाँ है मेरे पास? मेरे यहाँ तो बाढ़ आई हुई है। तो फिर इसके लिए जब भी फास्ट कोर्ट ट्रैक का बनाने का वो आता है, आदेश आता है, तो पहले केंद्र सरकार से बात की जाती है, और केंद्र सरकार बोलता है कि साहब मैं भी सपोर्ट करूंगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जब भी लगती है वो कैसी स्कीम के तहत लगती है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत। इसका मैंने अंतर बताया पिछली क्लासों में। जब स्पॉन्सर्ड शब्द आए इसका मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे, और जब सिर्फ सेक्टर शब्द आए, सेक्टर, इसका मतलब सिर्फ केंद्र लगाएगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जब भी बनती है उसमें दोनों का पैसा लगता है, इसलिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसमें ये होता है कि भाई केंद्र सरकार ज्यादा देती है, राज्य सरकार कम देती है, लेकिन देते दोनों हैं, यानी अनुपात में पैसा लगता है। तो अब ये हुआ कि भाई इसका पैसा केंद्र से भी आएगा, राज्य से भी आएगा। अब राज्य को जो पैसा देना है, भाई महाराष्ट्र को बोलोगे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाने को, लगा देगा, पैसे वाला राज्य है। एमपी से बोलोगे, एमपी बोलेगा पगार देने का तो पैसा नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां से लगाओ? तो कई सारे राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं लगाई थी। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि पहले पुराना जो आदेश था मेरा तुमने माना नहीं। दूसरा भी फिर इसने बोला कि भैया अपने अपने राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू करो, और पैसा केंद्र सरकार का जो पैसा है हम एडवांस में तुमको दिलवाते हैं, तुम शुरू करो अपना पैसा लगा के। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। क्यों लगाई है? पॉक्सो के अंदर ये जो बच्चों के साथ यौनाचार होता है, अपराध होता है, इसके केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देश भर में 389 पॉक्सो कोर्ट फटाफट शुरू करो। कितने शुरू करो नहीं याद करना, किस राज्य में शुरू करो नहीं याद करना, आपको याद क्या रखना है? फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होती है, चालू करवाने का अधिकार किसके पास है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो पैसा आता है वो कौन कौन वहन करता है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट परमानेंट होती है कि अस्थायी होती है, ये चीज आपको जानना है, और पॉक्सो का फुल फॉर्म जानना है। यहां तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई करो। यस। अब केंद्र सरकार भी बोले भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहां से दूं पैसा? सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी कुछ भी कह के देगी। तो क्या हुआ था, जो दिल्ली में एक दिल्ली गैंग रेप हुआ था 2012 में था शायद, उसके बाद एक निर्भया फंड बना था। और निर्भया फंड ऐसा था, उस लड़की को देश ने नाम दिया था, निर्भया नाम दिया था उस लड़की को। एक निर्भया फंड बनाया गया। तो केंद्र सरकार में ये फंड बनाया गया 1000 करोड़ का, और कुछ राज्य सरकारों ने भी इसको अपने यहाँ बनाया। मतलब स्टेट का भी निर्भया फंड होता है और केंद्र का भी निर्भया फंड होता है, और इस फंड में पैसा अलग से बजट में डाल दिया जाता है पहले ही कि इस फंड का पैसा मोस्टली हम किस में यूज करेंगे, ये जो महिलाओं के खिलाफ जो केसेस हो रहे हैं उनके उत्थान में यूज करेंगे, और बच्चों के खिलाफ जो केस हो रहा है उसमें यूज करेंगे। तो बच्चे के खिलाफ ये पॉक्सो होता ही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैसे का रोना तो रोना मत, राज्य सरकारों के पास निर्भया फंड बना है, उसमें पैसा पड़ा है, उससे उठाओ, और केंद्र सरकार को बोला तुम भी रोना मत पैसे का,
तुम्हारा निर्भया फंड खाली करो और बनाओ। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत फटाफट हमें फैसले देने हैं, इसको पैसा कहां से मिलेगा? निर्भया फंड से। निर्भया फंड केंद्र का भी अलग होता है, राज्य का भी अलग होता है। क्लियर हुआ तो रिप्लाई कर दो। Yes, sir. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, अब इसके क्या जरूरत है ये ने बता दिया है। फटाफट इसका काम ही है फटाफट के फैसले सुनाना है, जल्दी से निर्णय होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हमेशा अच्छा काम करती है। हमारे देश में जितने भी क्राइम होते हैं और क्राइम के से जुड़े हुए जो भी जानकारी होती है उसके लिए एक देश नेशनल लेवल की संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, उसका नाम है एनसीआरबी। एनसीआरबी एक संस्था है जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसके नाम में क्या लिखा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी देश भर में जो भी अपराध हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है ये। इसने बताया कि भाई देश भर में रेप केस बढ़ रहा है, देश भर में बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, देश भर में बच्चों के साथ यौनाचार बढ़ रहा है, इतने कठिन प्रावधान के बावजूद हो रहा है क्योंकि इसने बोला कि जो नॉर्मल कोर्ट है ना वो अपराधी को सजा दे ही नहीं पा रही। 10 साल 5 साल केस चल रहा है तो अपराधियों में डर ही नहीं है। इसलिए एनसीआरबी का डेटा भी कहता है कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवानी पड़ेंगी, नहीं तो डर नहीं रहेगा समाज में, तो ये केसेस तो बढ़ते ही रहेंगे और जो देश के भावी भविष्य उनके साथ ही गलत होगा तो फिर देश कैसा। तो एनसीआरबी का ध्यान रखना, ये नेशनल लेवल की एक संस्था है जो कि इसका वैसे नाम है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है ये। क्लियर हो मेरी बात? रिप्लाई कर दो। मेरी बात क्लियर है? रिप्लाई कर दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये दिल्ली में मानसून सत्र चल ही रहा है और दिल्ली में फटाफट नए नए कानून आ रहे हैं, लेकिन ये जो कानून है 127वां, ये संविधान में संशोधन किया गया है। तो संविधान में संशोधन मतलब संविधान के किसी आर्टिकल में कुछ चेंजेस किए गए होंगे। तो पहला चीज के संविधान में क्या संशोधन करने की बात आ गई भाई? एक नॉर्मल कानून बनना समझ में आता है, लेकिन आपने संविधान में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात होगी। और बड़ी बात तो ठीक है, अब बड़ी बात है तो क्या है ये हमें जानना है। असल में 127वां संविधान संशोधन बिल आया है। ये बिल मतलब अभी ये एक्ट बनेगा तो इसका जो नंबर है ना 127, ये कुछ ये अलग हो जाएगा। ये बिल था 127वां, लेकिन हर बिल एक्ट नहीं बनता, हर बिल एक्ट नहीं बनता। तो जब ये कानून बन के आएगा ना तो इसके आगे कुछ और लिखा होगा, शायद 106 या 107 लिखा होगा, जो भी होगा। अब सवाल ये है कि संविधान में संशोधन क्या हो रहा है, संविधान में क्या बदला जा रहा है, ये हमें जानना है कि संविधान में क्या बदलाव। हाँ पूछो सर वॉइस बहुत कम आ रही। क्या वॉइस नहीं आ रही? हाँ सर बहुत Yes, कम। sir. वॉइस इशू हो रहा है। अभी आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मैंने अपनी ऊपर वाले जेब में रख लिया माइक। तो अब क्या संविधान में संशोधन किया जा रहा है दिल्ली में? दिल्ली में चल रहा मानसून सत्र। हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो सर्वोपरि है, वो कुछ भी कर सकती है। पार्लियामेंट में जिसकी सरकार होगी वो संविधान में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन इन्होंने किया क्या है ये हमें जानना है। असल में क्या है कि तो यार ये क्या है, ये आज पीडीएफ चल रहा है। चलो जो है मैं समझाता हूँ, पीडीएफ जो भी दिखाए कहानी मुझे पता है। असल में क्या है, पिछले साल महाराष्ट्र में चुनाव था 1.5 साल पहले, तो वहां पे एक मराठा कम्युनिटी, मराठा कौन? शिवाजी के वंशज। असल में ये है ब्राह्मण, लेकिन इनकी आबादी हो गई कम और समय के साथ इनकी ग्रोथ भी कम हो गई, ये बड़े बड़े पदों में नहीं पहुंच पाए। तो इन लोग हमेशा से बोल रहे थे हमें आरक्षण दो, हमें आरक्षण दो। और आरक्षण क्यों मांग रहे हैं, रिजर्वेशन क्यों मांग रहे थे मराठा? रिजर्वेशन 2 ही जगह मिल रहा है देश में, एक तो पढ़ाई में, एजुकेशन में, दूसरा नौकरी में। तो मराठा बोल रहे थे हमें आरक्षण दो, तो वहां की राज्य सरकार ने मराठाओं को ओबीसी में डाल के बोल दिया कि यू आपको आरक्षण मिल गया। लेकिन मराठा वैसे हम जानते हैं कि ये तो भट्ट ब्राह्मण होते हैं, जैसा कि हमारे बाजीराव या शिवाजी लोग थे, लेकिन इनको आरक्षण मिल गया। जब इनको आरक्षण मिल गया तो महाराष्ट्र का जो ओवरऑल आरक्षण है वो 50% से कूद गया। और हमारा संविधान जो है उसमें एक कानून, एक संविधान तो नहीं कहूंगा मैं, एक 1992 में एक जजमेंट आया था, इंदु मल्होत्रा नहीं, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। 1992 का एक केस है, किसी महिला के नाम से भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसी को याद हो तो बता दे मुझे, लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ भी करो
आरक्षण 50% से ज्यादा, इंदिरा साहनी केस, वेरी गुड अंकुर, इंदिरा साहनी केस 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ भी करो लेकिन आरक्षण 50% कूदना नहीं चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में कूद गया था। तो महाराष्ट्र में लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, बोले भैया ये क्या चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया कि भैया नहीं नहीं मराठाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ, राजनीति में हलचल हो गई, वहां पे भाजपा की सरकार नहीं बना पाई, उद्धव ठाकरे सरकार बना गए, और भाई अल्टीमेटली सारा खेल तो राजनीति का है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में अभी संविधान में संशोधन किया जा रहा है। तो संविधान में संशोधन कर रहे हैं मतलब संविधान में आरक्षण के लिए बातें कही गई हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि आपको आरक्षण मिलेगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण आपको आर्टिकल 15 में मिलता है, ये लिखा है 15 के 4 में और 15 के 5 में। और जो 16 है, आर्टिकल 16 का 4, वो ये कहता है आपको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इनमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, और ये संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान में चेंज करोगे तो क्या कहलाएगा, संवैधानिक संशोधन। अब जब संविधान में तुम चेंज कर रहे हो और तुम आरक्षण को चेंज कर रहे हो, और आरक्षण जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है, सोशल से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से हमारे देश का जो ताना बाना है, सोशल फैब्रिक, वो बिगड़ेगा। भाई अगर आप आरक्षण बढ़ाओगे तो सवर्ण वाला क्या बोलेगा, साहब मेरी सीट कम हो गई, तो हो सकता है देश में तनाव नहीं बढ़ जाए, देश में माहौल बिगड़ जाए, कहीं दंगे फसाद भी हो जाए। तो ये देश के सोशल फैब्रिक को छेड़ने वाली बात है। और जब सोशल फैब्रिक को छेड़ने वाली बात है तो हमारे देश में संविधान को चेंज करने की 3 प्रक्रियाएं हैं। यानी संविधान में जब चेंज करते हो तो चेंज भी 3 प्रकार से होते हैं। एक चेंज तो सामान्य संविधान संशोधन होता है कि भाई आप जो चेंज कर रहे हैं उससे देश में ज्यादा उथल पुथल नहीं मचेगी। एक होता है जिसमें संविधान संशोधन में हमें स्पेशल मेजोरिटी लगती, विशेष बहुमत लगता है, ठीक है, लेकिन वो भी दिल्ली के लेवल का ही काम है, मतलब लोकसभा राज्यसभा से ही पारित हो गया। और एक जो संविधान संशोधन होता है जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पूछना पड़ता है कि साहब ये चीज कर रहे हैं सही है कि नहीं। जैसे जीएसटी जब लाया गया तो जीएसटी में संविधान में चेंज किया गया, लेकिन हमने 50+ राज्यों से, यानी आधे राज्यों से हमने पूछा साहब ये जीएसटी ठीक है कि नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारी जेब का पैसा हिलेगा, किसी के पास पैसा कम जाए, किसी के पास ज्यादा जाएगा। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की 3 प्रक्रियाएं हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जो चेंजेस हो रहा है, असल में केंद्र सरकार ने अब क्या बोला है कि भाई जो ओबीसी की कैटेगराइजेशन है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के दो फॉर्म बनते हैं, आप लोगों के पास शायद होंगे, एक दिल्ली का ओबीसी का फॉर्म होगा और एक राज्य वाला होगा, है कि नहीं, रिप्लाई करो। ओबीसी के 2 सर्टिफिकेट हैं क्या किसी के पास? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओबीसी के सर्टिफिकेट जानते हो? कोई ओबीसी है मेरी क्लास में क्या? हाँ सर है। जी सर। तो एक राज्य वाला ओबीसी वाला सर्टिफिकेट बनता था छोटा सा, और एक दिल्ली का बनता, दिल्ली मतलब जिसमें कलेक्टर साइन करता है, कलेक्टर मतलब दिल्ली का आदमी है, और राज्य में मतलब एसडीएम साइन करता था। तो अभी हम ये देख रहे थे आज से पहले कि ओबीसी की 2 लिस्ट बनती है, एक लिस्ट बनवाता था राष्ट्रपति की तरफ से बनती थी, राष्ट्रपति साइन करता था, और कि भाई ये इस अनुच्छेद में दिए गए इस ताकत की वजह से मैं इनको इस क्लॉज में डाल रहा हूं, फिर आपकी कास्ट का नाम लिखा रहता है, सब कास्ट का नाम लिखा रहता है, और एक राज्य का ओबीसी बनता है। तो राज्य का ओबीसी का प्रमाण पत्र आप एमपीपीएससी में लगा सकते हो, लेकिन राज्य का ओबीसी आप यूपीएससी में लगा सकते हो। अभी तक ये चल रहा था, मतलब ओबीसी की 2 लिस्ट बन रही थी। मेरी बात क्लियर हो रही तो रिप्लाई करो। Yes, sir. लेकिन अभी क्या 2 लिस्ट बनना मतलब जो दिल्ली वाली लिस्ट है उसको बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति अगर बना रहा है, मान लो मराठाओं को ओबीसी में डाल रहा है, मराठा कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के, डाल कौन रहा था, राष्ट्रपति, तो महाराष्ट्र गवर्नर से एक बार पूछता था साहब इनको डालना है क्या, लेकिन डालता राष्ट्रपति है, और राज्य वाली जो थी उसमें राज्यपाल करता था। लेकिन अब इस संवैधानिक संशोधन में क्या बोला गया कि दिल्ली में कोई सूची नहीं बनेगी, राष्ट्रपति कोई ओबीसी की सूची नहीं बनाया करेगा। अब जो राज्य है वो अपने स्तर पे, यानी राज्यपाल विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सरकार के जिसे हम कहते हैं सहभागिता के साथ या उनकी पार्टनरशिप के साथ, राज्य के अंदर ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन होगी। यानी अब ओबीसी का एक ही प्रमाण पत्र बना करेगा जो राज्य का, केंद्र का कोई ओबीसी नहीं रहेगा। यानी एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कल को केंद्र सरकार की नौकरी में ओबीसी कोटा ही खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी ये जो संवैधानिक संशोधन आया है इसमें यह कहा गया है कि ओबीसी लिस्ट आर ड्रॉन बाय द सेंटर एंड ईच स्टेट कंसर्न्ड। पहले दोनों को बनता था, जो कि हमें आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) में इनके बारे में जिक्र है।
15 वाला आर्टिकल बोलता है शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण, और 16 वाला बोलता था नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण। लेकिन अब इनमें चेंजेस करके ये बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राज्यों में ही ओबीसी कैटेगराइजेशन होगा। मेरी बात क्लियर हो रही? रिप्लाई करो। Yes, sir. और ये संविधान में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का। इसमें बोला था 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसमें इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है राज्य में जितना देना है दे दो, राज्य में हमने हल्ला करेंगे। ठीक है, वैसे ये मतलब सेंटर में नहीं मिलेगा? क्या कह रहे? सेंटर में नहीं मिलेगा रिजर्वेशन? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, मतलब हो सकता है साल 2 साल 4 साल बाद सेंट्रल में सरकार बोल दे ओबीसी तो हम लिस्ट बनाते ही नहीं है, ओबीसी हटा दो, वो भविष्य में हो सकता है। ठीक है, उसमें नहीं जाना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब सवाल यह है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये जो एक्ट आया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले ओबीसी नाम का कोई आयोग नहीं था, यानी अन्न पिछड़ा आयोग कोई था ही नहीं। एससी एसटी जो आयोग था ना, वही ओबीसी का भी काम देखता था। लेकिन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था, इससे हमने ओबीसी आयोग बनाया, अन्न पिछड़ा आयोग बनाया, और वो आयोग की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, यानी एक संवैधानिक चीज है। तो ओबीसी के लिए आयोग किसमें दिया हुआ है? 338 में। 338 किसके बारे में बात करता है? अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास कमीशन के बारे में। और जो 342 जोड़ा था हमने, इसमें हमने ये कहा था कि राष्ट्रपति, भाई एक आयोग बन गया, पहले ओबीसी नाम से एक आयोग बना, तो राष्ट्रपति को 342 में कहा गया कि नाउ आपके पास पावर है साहब कि आप सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट बनाया करेंगे। तो सेंट्रल की अभी तक की ओबीसी लिस्ट कौन बनाता था? राष्ट्रपति। इसके तहत आर्टिकल 342 के तहत। अब इनमें भी चेंजेस होगा क्योंकि राष्ट्रपति से काम छीन रहे हैं। इतना अंदर नहीं घुसना, बस ये जान लो कि 338 के तहत एक आयोग है जो कि ओबीसी का आयोग है और संवैधानिक संस्था है। आज ओबीसी आयोग संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में दर्ज है आर्टिकल 338 में। तो अब आप बोलेंगे सर एससी वाला आयोग किसमें दर्ज है? एससी के लिए आर्टिकल है 338। एससी के लिए जो आयोग आर्टिकल है वो है सिर्फ 338, और एसटी के लिए है 338 और ओबीसी के लिए है 338 मेरी बात क्लियर हो रही? रिप्लाई करो। Yes, sir. अब सवाल यह कि भाई संविधान में संशोधन करने के लिए 3 तरीके मैंने बताए। एक में तो नॉर्मल मेजॉरिटी से हो जाता है। नॉर्मल मेजॉरिटी मतलब जिस भी सदन में आया है ये संविधान संशोधन, जिस भी सदन में आया है, तो जितने लोग क्लास की जितनी स्ट्रेंथ है, मतलब लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसका 50% अगर हम लोगों ने हाँ बोल दिया तो पास। राज्यसभा की टोटल जितनी स्ट्रेंथ है उसका 50% लोगों ने हाँ बोल दिया तो पास। इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ लिखा है कि कुछ तरह के संविधान संशोधन सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो जाते हैं। सामान्य बहुमत मतलब 50+1। कुछ तरह के संविधान संशोधन, कुछ खास तरह के संविधान संशोधन स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब जो सदन है, जैसे लोकसभा की कुल सीट कितनी है? 552, तो कुल सीट का 50% से अधिक और टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से अधिक। ठीक है, इसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। फिर से बोल देता हूं, जो सदन है उसकी कुल स्ट्रेंथ का आधा और जितने लोग आए हैं उनका 2/3 से अधिक लोग हाँ बोले, उसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, और ये दोनों सदनों में होगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती कि ऐसा नहीं कि दोनों क्लास को एक साथ बैठा दो। तो इस तरह के संवैधानिक संशोधन को कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। और एक होता है जीएसटी जैसा कि भाई जीएसटी ला रहे हैं, एक देश का एक कानून जिसमें राज्य तक को दिक्कत हो जाएगी, तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ 50% राज्यों से, कहीं लिखा होगा इसमें, ये लिखा है नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट, यानी लोकसभा राज्यसभा से तो विशेष बहुमत से पास कराओ, साथ में आपके पास अभी कितने राज्य हैं? अभी मेरे पास कितने स्टेट है? 28। तो मतलब 15 राज्यों की विधानसभा से पास कराना पड़ेगा, 15 राज्यों की विधानसभा से, तब जीएसटी आया है। ऐसे जीएसटी नहीं आया। तो जीएसटी किसका एग्जांपल हो गया? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 1/2 ऑफ द स्टेट्स की विधानसभा से। तो संविधान संशोधन करना आसान खेल नहीं है, लेकिन आसान तब हो जाता है जब आपके पास बहुमत होता है।
ठीक है, संविधान संशोधन के लिए किसी भी तरह की ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है और संविधान संशोधन किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, लोकसभा से या राज्यसभा से, ऐसा नहीं कि लोकसभा से ही होगा। ठीक है, तो अभी ये जो संविधान संशोधन बिल आया 127वां पारित तो हो ही जाएगा, और जब पारित हो जाएगा तो फिर ये एक्ट बन जाएगा, तो इसका नंबर कुछ और हो जाएगा। तो बात क्लियर है? रिप्लाई करो। यस यस सर। यस सर। निर्मला मैडम आ गई, क्यों आ गई? कुछ गलती हुई है इसलिए आई है। अब यहाँ पे जो सारी कहानी है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर है, ये बस रामायण सुनो, बस आप कुछ और ज्यादा मत जानना इसके बारे में, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है? असल में सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटा दिया। एक कर है जिसका नाम है रेट्रोस्पेक्टिव, उसको सरकार ने हटा दिया। अब ये कर क्या है? कर ऐसा है, मान लो एक कहानी समझो, आज है क्या तारीख? 11 अगस्त और रात के 7:30 बज रहे, मैं राजवाड़ा में खड़ा हूं। ठीक, आज मान लो सरकार एक कानून निकालती है कि कल जो कल बीत गया, कल 10 तारीख को जिसने जो राजवाड़ा में खड़ा था अपनी बाइक लेके, कल जो तारीख बीत गई, मुझे नहीं पता तब कोई कानून था, लेकिन सरकार कानून आज ला रही और क्या बोलती है, कल की तारीख में यानी 10 तारीख में जो राजवाड़ा के चौराहे में खड़ा था शाम को 6 से 7, उन सबको 1000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। फिर से समझ लो, जो वक्त बीत गया है उसको लेकर सरकार कोई कानून बनाए, जैसे आज है 11 तारीख, तो कानून जो भी बनाओगे आज से लागू होगा ना। अब ऐसा थोड़ा ना कि तुम कानून आज बना रहे हो, कानून बनाने की तिथि आज है 11 तारीख, लेकिन तुम बोल रहे हो कि कल यानी जो बीत गई 10 तारीख है, उस 10 तारीख को जो राजवाड़ा के चौराहे में शाम को 6 से 7 खड़ा था, चाहे ट्रैफिक सिग्नल में क्यों ना खड़ा रहा हो, उससे हम 500-500 रुपए लेंगे। ऐसे टैक्स को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। मतलब जो वक्त बीत गया है उसका तुम हमसे कैसे पैसा मांग लिए। अगर आप आज कानून बनाते हैं कि भाई जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएगा उससे 1000 रुपए लेंगे, तो ये आज से मान्य होगा ना। ये नहीं कि आप बोलो कि परसों तुम बिना हेलमेट के चला रहे थे तो 1000 रुपए लाओ, तो भाई कानून तो आज आया था। ऐसा ही एक बेवकूफ वाला कानून हमने बनाया था 2012 में कंपनियों के लिए। कंपनियों के लिए हमने कानून बनाया, कानून तो हमने 2012 में बनाया, लेकिन उस कानून ये कहा कि भूतकाल में भी आपने कोई गलती की होगी तो उसका भी टैक्स ले लेंगे। इस वजह से क्या हो रही थी, हमारे पास जो विदेशी कंपनियां आ रही थी ना, हमने उठा के वोडाफोन पे बहुत सारा टैक्स लगा दिया। एक एनर्जी की कंपनी केयर एनर्जी, केयर ने उस पर भी बहुत सारा टैक्स लगा दिया और बोला भैया टैक्स दो। उसने बोला काय का टैक्स भाई? तो हमने बोला हमारे पास एक रेट्रोस्पेक्टिव कानून है जो कहता है कि हम तो भूतकाल में जाके कानून टैक्स लगाते हैं। तो कंपनी ने बोला ये क्या आप गड़बड़ छाला कर रहे हैं साहब, जो कानून आज आया है उस कानून को लेकर आप भूतकाल में हमसे पैसा क्यों मांग रहे? अगर हमें पता होता कि ये कानून है तो हम वो काम नहीं करते। जब कानून था ही नहीं तो हमने वो काम किया, लेकिन सरकार ने बोला ना 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 पैसा लगेगा, और पैसा उन्होंने निकाल दी। सरकार ने नोटिस दे दिया कितना पैसा लगेगा, और जब नोटिस दे दिया तो ये वोडाफोन हो गई और केन कंपनी मना कर गई, भाई हमको पैसा दे भाई, भविष्य में हम कोई गलती करे तब सजा दो ना यार, भूतकाली गलती की सजा क्यों दे रहे? तो भाई हमने बोला नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमने इन कंपनियों के शेयर पकड़ लिए, हमने इनके शेयर फ्रीज कर लिए, इनके जो ऑफिस थे उसमें ताला मार दिया कि नहीं नहीं बिना पैसा दिए तुम नहीं जाओगे। तो ये सब मल्टीनेशनल कंपनी थी, सब पहुंच गई इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में, और वहां गई और भारत सरकार को बुलाया गया कि भारत सरकार क्या सर आपकी बवाल, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। भारत सरकार क्या बवाल कर रहे हो। तो भारत सरकार का मुंह छोटा सा हो गया, सर गलत बात है ये। सर आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ अभी आ रही कि नहीं आ रही? सर क्लियर है। सर आ रही है। क्लियर है सर। मेरी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेट नेट माइक इसमें दिक्कत होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने कंपनियों से गलत पैसा मांगा, कंपनी विदेश चली गई, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में चली गई, क्योंकि हमारे कोर्ट में तो बोला पैसा लगेगा, तो वो विदेश चली गई, इंटरनेशनल कोर्ट में चली गई, और वहां पे भारत के खिलाफ फैसला हुआ, भारत को जगहसाई हुई। पागल आदमी हो क्या, ऐसा कोई टैक्स लगाता है? तो भारत पहले अपनी थू करवाई, 4 साल तक केस लड़ी, अल्टीमेटली वोडाफोन वाले केस में भी हार गई, केन एनर्जी वाले केस में भी हार गई, और उल्टा मुआवजा देना पड़ रहा है हमें अब कि हमने आपको परेशान किया। तो अब निर्मला मैडम जो कि वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बोला यार पुराना कानून बंद करो यार, बहुत जगहसाई होती है। तो यहाँ यही लिखा है कि सेंटर सीक्स टू रिडैक्ट, यानी सेंटर चाह रही कि इसको वापस ले ले, इस रेट्रोस्पेक्टिव कानून को। मेरी बात क्लियर हो रही? रिप्लाई करो।
यस सर। तो इसका मतलब है रेट्रोस्पेक्टिव। एक शब्द होता है प्रोस्पेक्टिव, यानी भविष्य में जो करोगे, और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो बीत गया उसमें तुमने जो किया उसका टैक्स। तो कभी कभी भारत बहुत गजब काम करता है, दुनिया भर में जगहजाई करवा के वापस बोलते हैं लौट के बुद्धू घर में आए। ये देखो इसमें नाम लिखा होगा, वोडाफोन और कैन एनर्जी का नाम होगा यहाँ पे। ये लिखा है ना, ये देखिए वोडाफोन सबसे आखिरी में, वोडाफोन और केन एनर्जी। इन लोगों ने खूब भारत की लुटिया डुबोई है, क्योंकि हम गलती कर ही रहे थे। दुनिया भर में कई देश ऐसे टैक्स लगाते हैं, लेकिन वो छोटे देश होते, हम इतने बड़े, इतनी बड़ी। और इससे क्या होता है, विदेशी निवेशक आता नहीं है, बोलते हैं पागल देश है, यहाँ पे कोई भी टैक्स लगा के लूट लेंगे। तो इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा कम होता है हमारे देश। ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं है। तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ तो गए। यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दी। और इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हर्ट होता है, उसका मन नहीं करता भारत में पैसा लगाने का, कि क्या पता कोई फालतू का टैक्स लगा के आप हमको लूट ली। ठीक, अगली न्यूज में चले। इसमें बोला गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है, इनको वैक्सीन की जरूरत क्यों है। तो ये कोई न्यूज बताने वाली नहीं है, लेकिन इसमें एक दो शब्द है वो बता देता हूँ। जरूरत इसलिए भाई कि अभी एक जिस्म दो जान है, उसके शरीर में एक बच्चा है, और वो भी जिंदा रहने का उसके पास अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो भाई सरकार को चाहिए कि उस बच्चे को जिंदा रखे और वो स्वस्थ रूप, मतलब वो स्वस्थ पैदा हो, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। इसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन जरूरी है। अब यहाँ पे जरूरी क्यों है वैक्सीन? पहले तो ये हल्ला था कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में बोला कि नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन लगाने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऊपर से अगर वैक्सीन लगाओगे तो वो बच्चे को कोरोना वायरस होने का खतरा बहुत कम रहेगा और वो स्वस्थ उसका जन्म होगा। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, एक शब्द है सिसेरियम डिलीवरी, यानी एक तरह से एक होती नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है जिसमें चीरा लगाते हैं पेट में। तो अभी इस रिपोर्ट में कहा गया अगर कोविड-19 वैक्सीन महिलाओं को मिल रही है तो उनकी सी सेक्शन वाली डिलीवरी जो है वो कम हो रही, क्योंकि उनके कॉम्प्लिकेशंस कम हो रहे हैं। ये पहली रिपोर्ट में आया। दूसरी रिपोर्ट में ये आया कि अगर गर्भ में पल रहे बच्चे को कोविड लग गया या उस माँ को कोविड हो गया तो उनका बीपी बहुत तेजी से बढ़ता है, और जिसकी वजह से बच्चे की हृदय गति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का गर्भ में मृत्यु हो जाती है। तो वैक्सीन लगाने से हम उसकी जो पल्स रेट है उसको नॉर्मल रख पाएंगे, जिससे उसका जन्म जो है वो आसानी से अच्छे से स्वस्थ रूप में हो जाए। क्योंकि हमारे देश में मॉर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर जो है उसको हमें 3 से 4 में लाकर लाना है, जो कि अभी लगभग 8 या 9 है एवरेज अगर हम देखें। तो हमें उसको कम करना है, तो कंपलसरी हमें ड्राइव रखनी पड़ेगी कि भाई जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी क्या लगवाएं, हम वैक्सीन लगवाएं। तो यहाँ पे सब वही चीज लिखा हुआ है कि कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है, मतलब धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं, बीपी बढ़ता है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। और ये शब्द बड़ा भारी है, कार्डियो मतलब जो हमारे दिल की जो दिल है उसकी हड्डियों को हम कार्डियो कहते हैं मोटे तौर पे, और उसमें जो रक्त नलियां हैं उनको हम पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी मोटे तौर पे। ठीक है, तो वही शब्द यहाँ पे लिखा है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, यानी वो या बहुत तेज उसमें संचार हो जाता है या वो रुक जाता है, उसकी वजह से बच्चे की मौत हो सकती है और माँ की भी हो सकती है। तो उन सबको रोकने के लिए ये जो पूरा होता है पेट में, ये जो होता है कि बच्चे की धड़कन रुक जाती है, बहुत तेजी बढ़ जाती है, इसको कहा जाता है इक्लैम्प्सिया। और ये कोविड-19 में बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, इसलिए वैक्सीन जरूरी है। और ये एक रिसर्च आई थी, उस रिसर्च के हिसाब से बात है। मेरी बात क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। अब ये पहला सवाल है, ये सवाल आपने पढ़ा ही नहीं तो जवाब कहाँ से दोगे। असल में क्या है, जो हमारा मैक्सिको है, मैक्सिको, हम अगर अब उत्तरी अमेरिका जाएं तो उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊपर कनाडा मिलता है, उसके बाद अमेरिका मिलता है, नीचे हमें पूंछ जैसा मैक्सिको मिलता है। तो मैक्सिको जो है वहां का जो समंदर है वो लाल होने लगा, अचानक समंदर लाल होने लगा। लाल मतलब रेड, यानी लहरें जो आ रही थी, जो टाइड्स आ रही थी वो लाल आ रही थी। तो भाई किसने खून खून कर दिया? तो इतना पूरा समुद्र को लाल करने के लिए किसी ने किसी का मर्डर नहीं किया। असल में ये एक फिनोमेना देखा गया है, एक एल्गी होता है, एक शैवाल होता है, उस शैवाल की जब उपस्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है तब वो पानी का रंग लाल कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे जो मछलियां हैं, वहां पे जो बोटिंग है, वहां पे जो और हैबिटेट है उसको इफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से बीच में पॉल्यूशन होता है। तो जब भी रेड टाइड आती है, लाल लहरें, तो ये एक
वाटर पॉल्यूशन का तरीका है, वाटर पॉल्यूशन का कारण है, अभी देखने को मिला हमें मैक्सिको में। और इसको ही हम ये भी कह सकते हैं कि समुद्र का डिसकलरेशन होना या समुद्र का रंग विहीन होना। कहने को लाल रंग है लेकिन समुद्र का रंग लाल नहीं है, तो लाल रंग होते हुए भी उसको हम कहते हैं कि समुद्र का रंग विहीन हो गया या डिसकलरेशन ऑफ सी सरफेस हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, वो शैवाल जो पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है लेकिन वो पेड़ है या वो क्या है, जिसे हम कह सकते हैं वो प्लांट की कैटेगरी में आता है। ऐसे लोग जो पानी के अंदर रहते हैं लेकिन वो प्लांट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन, इसका नाम याद रखना, इसका नाम है करेनिया। और ये करेनिया ब्रेविस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है अभी मैक्सिको के समुद्र तट को लाल करने के लिए। तो ये एक शैवाल है लेकिन ये कैसा है, ये फाइटोप्लैंक्टन है। मतलब प्लैंक्टन मतलब जो पानी के अंदर रहे वो प्लैंक्टन, और फाइटो मतलब जो पेड़ है, जो पेड़ है एक तरह से पेड़ की। फाइटो शब्द आता है हरे रंग से, जैसे हम फाइटो शब्द से ही फोटोसिंथेसिस को हम रिलेट करते हैं। तो ये करेनिया ब्रेविस एक शैवाल है जिसने कि मैक्सिको का पूरा समंदर अभी लाल कर दिया है। और वो लाल रंग, लाल जो रेड टाइड्स हैं, कहने को लाल रंग अच्छी बात नहीं है, ये वाटर पॉल्यूशन का तरीका है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप नहीं हो रहा है, ये हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन वहां फैला रहे हैं कि शैवाल की अधिकता हो गई और ग्रोथ बहुत तेजी से हो गई और ये इसने ये सब कांड कर दिया यहाँ पे। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट राइट है, बोथ 1 and 2 आर राइट। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर, इसको अटेम्प्ट करो। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये उस देश को ये ताकत देता है कि किसी पिछली तारीख में जाके कानून बना सके और उसको लागू कर सके। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिसने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया है। इंडिया इकलौता नहीं है, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कहता है इस तरह के टैक्स से जो विदेशी निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो उस देश में आना चाहते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है। पर आंसर में तो सर दिया ही नहीं है। नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें ओनली वन सही है। इकलौता भारत ऐसा नहीं जहाँ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, इकलौता भारत नहीं। ठीक है, सर इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है तो हाँ सही तो है। 2 and 3 गलत पूछा है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यस सर। 2 और 3 गलत है। भारत इकलौता ऐसा देश नहीं। हाँ, इसमें तो भी स्टेटमेंट गलत है ना। तो इसका आएगा, इसमें सिर्फ 3 आना चाहिए स्टेटमेंट में। हाँ, भारत नहीं, भारत के अलावा भी कई देश लगाते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सही है भैया, कंफ्यूज ना करो, सही बोल रहे। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है ना, यानी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दूसरे और तीसरे, इसलिए हमारा सेकंड और थर्ड सही है। अगला क्या है देख लें। अगला राइनो के लिए, राइनो के लिए कि राइनो रेंज कौन कौन से देश हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसको पढ़ो, पीडीएफ में देखो कौन कौन से देश राइनो रेंज है और कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है सर 4 है इसका आंसर। हाँ, तो देखो और अपने हिसाब से बताना। चलो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछो। सर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है ये हटा ही दिया गया है या अभी सिर्फ सजेशन दिया गया है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटाने के लिए सरकार विचार कर रही है कि इसको हटा देते हैं, क्योंकि इससे हो रही किरकिरी। क्योंकि हमने वोडाफोन और केयर एनर्जी, वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी